हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे इन वीडियोस के अपलोड होते ही आपको इनके नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे इन वीडियोस को आप अपने सोशल साइट्स पर अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल साइट्स के लिंक दिए हैं, आप उन्हें फॉलो करें और डाउट्स को दूर करें। अब यहाँ पर हम लोग ये यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के लिए पढ़ रहे हैं वेक्टर्स में, और वेक्टर्स में हम लोगों ने गुणा और जोड़ और घटाना ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर हम कुछ आपेक्षिक वेग के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने सीधी रेखाओं में सापेक्ष वेग के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी कि मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है जिसका वेग v a है, ये वस्तु a है, और एक कोई दूसरी वस्तु है जिसका वेग v b है, b वस्तु है। ये वस्तु इस दिशा में जा रही है और ये वस्तु इस दिशा में जा रही है, तो हम इसके सापेक्ष इसका वेग और इसके सापेक्ष इसका वेग निकालते हैं। यहाँ पर ये एक ही रेखा में चल रही हैं, एक ही सीधी लाइन में चल रही हैं, इसलिए यहाँ पर इनके वेक्टर्स लगाने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अगर एक दिशा को हम धन मान लें, मान लिया इस दिशा को हम धन मान लेते हैं, इस दिशा को धन मान लें, तो अपने आप इस दिशा को हम ऋण मान लेंगे और इस तरह से हम जोड़ घटा लेंगे। लेकिन जहाँ पर हम सदिश राशियाँ पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर बहुत सारी दिशाएँ होती हैं अलग अलग, तो फिर वहाँ पर उनको वेक्टर लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि वेक्टर में दिशाएं और उसमें परिमाण दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हम वो सापेक्षिक वेग पढ़ रहे हैं जहाँ पर दिशा भी है और वेग भी है। हमने मान लिया कि कोई एक वस्तु है और वो चल रही है। मान लिया ये वस्तु है A, कोई वस्तु A है जो va वेग से चल रही है, इसका ये वेग है va, और एक दूसरी वस्तु है b, एक दूसरी वस्तु b है जो vb वेग से चल रही है। यहां पर इनकी दिशाएं एक नहीं है। अब हमको ये देखना है कि अगर इसके सापेक्ष हम देखते हैं तो इसका वेग कितना होगा, या अगर यहाँ से हम देखते हैं तो इसका वेग कितना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मान लिया एक कार है, एक रेलगाड़ी है, तो अगर हम कार पर हों तो रेलगाड़ी की चाल कितनी दिखाई पड़ेगी, और अगर हम रेलगाड़ी पर हों तो कार की चाल कितनी हमको दिखाई पड़ेगी। इसके सापेक्ष इसका वेग या इसके सापेक्ष इसका वेग। तो अगर इसके सापेक्ष इसका वेग निकालना चाहते हैं, यानी ए के सापेक्ष b का वेग, b का वेग यानी vb, लेकिन सापेक्ष है a के, ये बराबर होगा bb माइनस va, vb माइनस va। vb में से bo को घटा देंगे तो जो वेग प्राप्त होगा वो सापेक्ष वेग प्राप्त होगा। घटाना है हमको bb से ba को। अब bb से ba को घटाने के लिए हम जानते हैं कि ये है हमारा vb और ये है va। इसको तो घटाना नहीं, घटाना है हमको इसको। जब इसको घटाना है तो हम क्या करते हैं कि इसको इसके पीछे की दिशा में उतना ही बढ़ाते हैं। ये हो गया माइनस va, और ये इसके हेड से इसके समानांतर इसी के बराबर हमने रेखा खींच दी। ये जो आया प्राप्त हुआ, ये तो हुआ माइनस va और ये हो गया vba, यही है vba। हमने इसमें से इसको घटाया, जिसमें से घटाना है उसको हमने पहले बना दिया, फिर जो वेक्टर दूसरा है उसके टेल से जोड़ा हुआ है, दिशा मालूम हुई,
उसको पीछे को हमने उतना ही बढ़ा दिया तो ये माइनस हो गया, और इसके हेड से इसके समानांतर खींच करके इसके टेल को यहाँ रखा, हेड को और टेल को मिला दिया। ये जो वेक्टर प्राप्त होगा ये ए के सापेक्ष बी का वेग होगा। इसी प्रकार से बी के सापेक्ष ए का वेग बी के सापेक्ष निकालना है, इसलिए बी ए बी, ये हुआ बी ए माइनस बी बी। हमको पहले बी ए खींचना है, ये हो गया बी ए, ये है बी बी, ये है बी ए। तो सबसे पहले हमने बी ए खींचा, यह है बी ए, और बी बी को इसके विपरीत दिशा में खींच दिया, उतना ही। ये हो गया माइनस बी बी, इसके हेड से इसी के समानांतर खींच दिया तो ये भी हो गया आपका माइनस बी बी। अब इसके टेल को इसके हेड से मिला दिया, ये जो रेखा प्राप्त हुई ये हो गई वी ए माइनस वी बी, यानी बी ए में से बी बी वेक्टर को घटा दिया तो हमको इसका सापेक्ष वेग ज्ञात हो गया। ये तो तब है जबकि किसी एक जगह दो वस्तुएं चल रही हैं। कभी कभी रहता है कि दो अलग अलग सिस्टम रहते हैं, उन दो सिस्टम में हमको निकालना रहता है। यदि अलग अलग दो निर्देश तंत्र हों, अलग अलग दो निर्देश तंत्र, उदाहरण के तौर पर जैसे कोई एक ट्राली जा रही है और उस ट्राली पर कोई एक वस्तु लुढ़क रही है, हम पृथ्वी से देख रहे हैं, तो एक तो हो गया पृथ्वी निर्देश तंत्र जहाँ से हम देख रहे हैं, और एक ट्राली है, उस ट्राली एक निर्देश तंत्र वो ट्राली है जिसके ऊपर वो वस्तु लुढ़क रही है। तो उस लुढ़कने वाली वस्तु उस ट्राली के तुलना में किस चाल से लुढ़क रही है और फिर हमें कितनी चाल से वो दिखाई पड़ रही है, दो निर्देश तंत्र हुए। तो यदि अलग अलग दो निर्देश तंत्र हो, मान लिया एक है यस, सपोज कर लीजिए पृथ्वी है, और एक निर्देश तंत्र है यस डैश, मान लिया कोई ट्राली है, ट्रैक्टर है, ट्रक है। इस निर्देश तंत्र में कोई वस्तु चल रही है और इसकी चाल है वी डैश, वस्तु इसकी चाल मान लिया ये वस्तु P है, इसकी यस डैश में चाल V डैश है, और ये निर्देश तंत्र भी गतिमान है। इस निर्देश तंत्र का जो चाल है वो है U, ये स्थिर है। तो यस डैश में वस्तु P का वेग V डैश तथा यस डैश का वेग U, और इसलिए इस तंत्र में हम देखेंगे, यहां से अगर देखेंगे इसको, और इसलिए यस में P का, यानी यस के सापेक्ष, ऐसा कहिए कि यस के सापेक्ष P का वेग V, इसके सापेक्ष इसका वेग कितना हो जाएगा, इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, U प्लस V डैश। ये है अगर जहां दो निर्देश तंत्र हो।
10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रॉली पूरब दिशा में जा रही है। उस ट्रॉली पर ट्रॉली की गति की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गोला लुढ़क रहा है। अब ये तो एक ट्रॉली एक रेफरेंस सिस्टम है एस डैश। हम पृथ्वी पर खड़े हैं। पृथ्वी के सापेक्ष गोले का वेग निकालो। तो यहां पर ठीक इसी तरह एस के सापेक्ष पी का वेग यानी पृथ्वी के सापेक्ष गोले का वेग, पृथ्वी के सापेक्ष गोले का वेग b ये बराबर हो जाएगा u, जो ट्रॉली की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर v डैश जो उस गोले की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, चूंकि एक ही दिशा में है जुड़ जाएगी। ये हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है सापेक्ष वेग। अब आइए कुछ क्वेश्चंस इसके और भी करते हैं। एक किलोमीटर चौड़ी नदी को सबसे छोटे मार्ग से पार करने में 15 मिनट लगते हैं। जिस नाव से पार करते हैं उस नाव की चाल दी है। नाव की पानी के सापेक्ष चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताओ नदी की चाल क्या है? और नाव को किस दिशा में
ले जाना चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। इसी का एक भाग और भी है। पुनश्च नदी को न्यूनतम कितने समय में पार किया जा सकता है? नाव का परिणामी वेग, नाव का परिणामी वेग तथा दिशा ज्ञात करो, तथा नाव सामने दूसरे किनारे से कितनी दूर किनारे पर टकराएगी, पहुंचेगी या टकराएगी। इस क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन है, वैसे के टुकड़े कर दें तो अलग अलग कई क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हम एक साथ ही इनको करते हैं। इसको आप एक बार समझें। ये नदी है, सॉल्यूशन, ये नदी है। नदी इस दिशा में बहती है, इस दिशा में। यहां से नदी को पार करना है। ये हम यहां पर हैं ओ बिंदु पर, और पी बिंदु पर हमको आना है। ठीक इसके सामने पी बिंदु पर पहुंचना है। ये वो नदी की चौड़ाई दी है 1 किलोमीटर। ठीक इसके सामने पहुंचना है। ठीक सामने पहुंचेंगे तो हमको ये इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ओपी। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी है ये ओ से लेकर पी तक की। सबसे छोटे मार्ग से पार करने में, इससे यहां आने में, यानी ओ से पी तक आने में सबसे छोटा मार्ग ओपी है। तो ओपी मार्ग आने में 15 मिनट का समय लगता है। अब हमें जानते हैं कि अगर 15 मिनट का समय यहाँ लगता है तो किस वेग से नाव यहाँ से यहाँ तक आई होगी, ये हम निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटा मार्ग OP है, और इसलिए OP दिशा में नाव की चाल या नाव का वेग, B बोट, या B कर दें, B बराबर नाव का बोट, नाव का वेग V। अब इसका ये वेग V होगा कितना, इसके लिए आप ध्यान से देखें। 15 मिनट का टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में। सीधा सबसे शॉर्टेस्ट रूट है ये, और कह रहा है कि सबसे छोटे मार्ग से, जो छोटे मार्ग से आएंगे तो ओपी रास्ते से सीधा इसे आ जाएंगे। इससे छोटा रास्ता यहाँ से यहाँ तक आने का नहीं है। नदी को पार करने का सबसे छोटा रास्ता उसकी चौड़ाई। तो नाव का वेग V इक्वल टू जितनी दूरी है 1 किलोमीटर, और जितना समय लगा 15 मिनट, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ, इसलिए इसको भी घंटा बना देंगे।
15 मिनट का समय लगता है। 15/60 घंटा, तो ये आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब इस दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आई। 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है इसकी, ये बी। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम सीधा आएंगे तो हम सीधा नहीं पहुंच पाएंगे, हम इधर चले जाएंगे। नदी बह रही है, ये नदी की चाल है इस दिशा में, ये नदी की चाल जो इस दिशा में है, नदी की चाल है VR। नदी का जो पानी है उस दिशा में ठेलता है, इसलिए सीधा हम नहीं आ सकते। सीधे आने के लिए हमको इस दिशा में चलना पड़ेगा। हम जब इस दिशा में चलेंगे, ये है U V, ये हम इस दिशा में चलेंगे और नदी की चाल ये है, तो ये नदी बराबर हमको ठेलती रहेगी और हम इसी दिशा में चलते चले जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन बराबर हम इसी दिशा में तैरते रहेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि हमको इस दिशा में तैरना पड़ेगा, इस दिशा में। मान लीजिए ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। ये दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चाल हमको मालूम हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल निकाल आएगी। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखें, ये O है, ये P है, इसको आप R मान लें, तो त्रिभुज PQR में OP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर बराबर OR का स्क्वायर, यानी OP 4, PR यही तो निकालना है, OR 5, इसलिए PR स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9, इसलिए PR इक्वल टू 3। इसलिए VR इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी की चाल पूछा है, नदी की चाल क्या है? हमको नदी की चाल मालूम हो गई, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम जानते हैं कि नदी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये बराबर इधर को कार्य करती रहेगी, इसलिए हम हमेशा इस दिशा में चलेंगे तो हम इसी तरफ पहुंच जाएंगे। चलेंगे इधर को, पूछा भी है, और नाव को किस दिशा में ले जाना चाहिए, हम इस थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा त्रिभुज POR में या OPR में, भाई देखो ये लिखा है PQ नहीं है, ये है POR में। इसी POR में अगर देखें तो साइन थीटा बराबर 4/5। त्रिभुज OPR में साइन थीटा बराबर OP अपान OR बराबर 4/5 बराबर 0.8, और इसलिए थीटा इक्वल टू
54 डिग्री, 54 डिग्री ये आया, इसलिए 54 ये आया। ये यहां से यहां तक 180 में से घटा दें तो ये कोण हमको ज्ञात हो जाए। इसलिए 180 माइनस 54, इस कोण को हम पूरे को अल्फा मानते हैं। इसलिए अल्फा बराबर 180 माइनस 54, 6 और 7 में से 5 गए तो 126 डिग्री। इसलिए ये नदी की दिशा है, ये नदी इधर को बह रही है, नदी की दिशा से 126 डिग्री पर नाव को ले जाना चाहिए। नदी के प्रवाह से 126 डिग्री पर नाव ले जाना चाहिए। ये तो हो गया कि जब वो सबसे कम दूरी तय करके पहुंच रहा है तब नाव को किस दिशा में हम चलाएं और नदी की चाल उस समय क्या होगी, ये उस स्थिति का है। अब इसकी एक दूसरी स्थिति भी यहां पे है। नदी को न्यूनतम कितने समय में पार किया जा सकता है? नदी को न्यूनतम समय में पार करना है, ध्यान रखें, नदी को न्यूनतम समय में पार करना। न्यूनतम समय में पार करने के लिए हमें लंबवत दिशा में चलना चाहिए। जब लंबवत दिशा में चलेंगे तो हमको इतनी दूरी को हमको तय करना पड़ेगा इस दिशा में। तो हम इसके ठीक नदी के लंबवत दिशा में चलेंगे तो हमको सबसे कम समय लगेगा। अब यहां पर न्यूनतम समय में नदी पार करने के लिए नाव को नदी की धारा के लंबवत चलाना चाहिए। अर्थात OP दिशा में ये नदी है, ये यहाँ पर O है, यहाँ पर P है। अब जब इस दिशा में चलेगा तो अपनी चाल से नाव चलेगी। नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव अपनी चाल से नदी की लंबवत दिशा में चलेगी। ये नदी की दिशा है। VR 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दिशा में चलेंगे तो पानी ठेलेगा और वो नाव इधर चली जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, Q बिंदु पर पहुंचेगी। तो एक तो ये पूछा कि समय कितना लगेगा। चूंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे से हम इस दूरी को तय कर रहे हैं, नाव हमको ठेल रही होगी लेकिन हम हमेशा अपना सिर इसी दिशा में रखेंगे, हमारी चाल हमेशा इसी दिशा में रहेगी। अर्थात 5 किलोमीटर प्रति घंटा से हम 1 किलोमीटर की ये जो चौड़ाई है नदी की, इसको हम पार करेंगे। इसलिए न्यूनतम समय कितना लगेगा नदी पार करने का?
न्यूनतम समय बराबर ओपी अपान बेग बी आर वी यू जो चाल है, यानी ओपी 1 किलोमीटर बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह आया 1/5 घंटा बराबर 1/5 गुणे 60, 12 मिनट। बारह मिनट में इसको पार करेंगे। पूछा है, लेकिन ये नाव तो इस दिशा में जाएगी क्योंकि परिणामी वेग इधर काम करेगा, नदी इधर को है और इसका वेग इधर को है, तो जाएगी नाव इधर। लेकिन जो नाव नदी का वेग है वो उसको विस्थापित करेगा नदी की दिशा में, अर्थात पी पार करने लगेगा तो वो आदमी पी पर नहीं पहुंचेगा, वो क्यू पर पहुंचेगा। तो ये जो वेग है नदी का वो पी की जगह क्यू पर पहुंचाने का काम करता है, लेकिन नदी को पार करने का काम तो नाव का वेग ही करता है। इसलिए नदी बहे या नदी ना बहे, इसी चाल से नदी को पार करेगा। कभी कभी पूछते हैं कि नदी शांत हो गई तो कितना समय लगेगा, तब भी यही समय लगेगा। तब अंतर ये होगा कि वो आदमी यहाँ नहीं पहुँचेगा, तब यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि नदी नहीं बह रही है। नदी के बहने के कारण ही पी की जगह वो क्यू पर पहुँचता है। तो ये पूछा है कि इसको पार करने का समय, न्यूनतम समय और परिणामी वेग और दिशा, परिणामी वेग और दिशा। तो परिणामी वेग निकालिए। परिणामी वेग वी आर, परिणामी वेग बराबर होगा ये प्लस ये वेग प्लस ये, और उसका मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 इक्वल टू √34, √34 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाहे तो इसका आप स्क्वायर रूट निकालें और चाहे आप ऐसे ही रख दें। ये तो हुआ कि ये इसका परिणामी वेग ये कितना होगा, बी आर, इसका मान कितना होगा इस परिणामी वेग का। फिर पूछा कि वो सामने अगर नहीं पहुंचता तो वो सामने दूसरे किनारे से कितनी दूर किनारे पर पहुंचेगा, अर्थात पी क्यू दूरी कितनी होगी, पी क्यू दूरी। तो ध्यान रखें, जितनी देर में वो नदी को पार करता है उतनी ही देर में नदी अपने वेग से उसको इतनी दूर पहुंचा देती है। इसलिए नाव द्वारा नदी के समानांतर चली गई दूरी पी क्यू, नदी की चाल अगुणे समय। नदी की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 12 मिनट। 12 मिनट को 12 से 60 भाग दे दिया तो ये भी हो गया घंटा। तो घंटा से घंटा कटेगा, किलोमीटर में आ जाएगा, ये कट गया। 12 पंचे 60, 3/5 किलोमीटर यानी 3000/5, 5 छक्का 30, 600 मीटर।
600 मीटर वो दूरी है जहाँ पर जाकर टकराएगा, वो सामने नहीं टकराएगा। और फिर पूछा है किस दिशा में जा रहा है। हमको ये दिशा निकालनी है, नदी से किस दिशा में, नदी से जो नदी का बहाव है, नदी के बहाव या नदी के किनारे की दिशा से किस कोण पर जाता है। जितना कोण ये होगा उतना कोण ये भी होगा, इसलिए हम इस कोण को निकाल लेते हैं। ये हो गया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 5/√34 और इसलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स 5/34 यह हो गया। इसमें नदी को न्यूनतम समय में पार करने का समय, अधिकतम समय में पार करने का समय और दिशा, न्यूनतम दूरी चलकर पार करने का समय, इस तरह ये कई चीज़ें हैं जो हम लोगों ने निकाली। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे संबंधित। तो इस चैप्टर में जो कंसेप्ट हमें बहुत क्लियर नहीं होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, और कुछ विशेष प्रकार के अगर न्यूमेरिकल्स हमने हल किया तो इस चैप्टर का अच्छा खासा हम लोगों को ज्ञान हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक करें।